सुप्रभात बच्चों। उम्मीद है कि इस संकटकालीन परिस्थिति में भी आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। इसके पहले हमने जूम ऐप के ज़रिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बहुत सारी क्लासेस ली थी, किंतु अभी जूम ऐप में कुछ खामियां पाई गई हैं सुरक्षा और तकनीक को लेकर, तो इसलिए हमने जूम ऐप्स की क्लासेस बंद कर दी हैं। लेकिन अब दूसरे माध्यम अर्थात इस वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से जो कुछ भी सिलेबस बचा हुआ है उसे हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे एसएसी पेपर का एक छोटा सा विषय परिभाषिक शब्दावली। परिभाषिक शब्दावली के अंतर्गत आज हम मूल रूप से परिभाषिक शब्दावली के अर्थ, परिभाषिक शब्दावली को किन किन विद्वानों ने परिभाषित किया अर्थात परिभाषिक शब्दावली की परिभाषा और परिभाषिक शब्दावली के सिद्धांत, इन 3 विषयों पे चर्चा करेंगे। तो आइए हम जानते हैं कि परिभाषिक शब्दावली पहले क्या होता है, उसे मोटे तौर पे जान लेते हैं। तो परिभाषिक शब्द वह शब्द है जो किसी विशिष्ट ज्ञान के क्षेत्र में एक निश्चित निर्धारित अर्थ में प्रयुक्त होता है। परिभाषिक शब्द हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले शब्दों से अलग होते हैं। परिभाषिक शब्द विज्ञान, दर्शन, गणित, इंजीनियरिंग, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, भूगोल एवं विविध विषयों में विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। वहीं हिंदी भाषा की परिभाषिक शब्दावली का संबंध प्रयोजनमूलक हिंदी से है, जिसका उपयोग विभिन्न कार्यालयों, संचार माध्यमों आदि में किया जाता है। तो ये थी कुछ उसकी अवधारणाएं। अब हम जानेंगे इसकी अर्थ, परिभाषिक शब्दावली के अर्थ क्या हैं, इसको जानते हैं। तो परिभाषिक शब्द अंग्रेजी के टेक्निकल शब्द का हिंदी अनुवाद है। बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान फादर कामले बुल्क ने एन इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी में इसके अर्थ के बारे में लिखा है। ऑफ ए पर्टिकुलर आर्ट, साइंस, क्राफ्ट और अबाउट आर्ट अर्थात विशेष कला, विज्ञान, शिल्प अथवा कला के बारे में इसका प्रयोग विशिष्ट कला के अर्थ में किया जाता है। अर्थात जहाँ किसी शब्द का प्रयोग किसी विशिष्ट के अर्थ में प्रयुक्त हो तो वहाँ परिभाषिक शब्दावली हमें मान लेना चाहिए कि परिभाषिक शब्दावली का प्रयोग किया जा रहा है। तो हम आइए जानते हैं कुछ परिभाषाओं के माध्यम से कि किन किन विद्वानों ने इसे परिभाषित करने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले हम परिभाषा लेंगे डॉक्टर रघुवीर की। डॉक्टर रघुवीर ने कहा है, परिभाषिक शब्द का अर्थ है जिसकी सीमाएं बांध दी गई हों। जिन शब्दों की सीमा बांध दी जाती है वे परिभाषिक शब्द हो जाते हैं और जिनकी सीमा नहीं बांधी जाती वे साधारण शब्द होते हैं। तो देखिए यहाँ पूरी तरह से स्पष्ट हो गया कि परिभाषिक शब्द का अर्थ होता है जिसकी सीमाएं बांध दी गई हों। अर्थात कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसका प्रयोग पर्टिकुलर एक स्थान पे किया जाता है, वहाँ उसकी एक सीमा होती है, वहाँ उसका प्रयोग करना जरूरी होता है। ठीक है। वहीं दूसरी परिभाषा हम देखेंगे डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की। तो इन्होंने कहा है, परिभाषिक शब्द ऐसे शब्दों को कहते हैं जो रसायन, भौतिकी, दर्शन, राजनीति, विभिन्न विज्ञानों या शास्त्रों के शब्द होते हैं तथा जो अपने अपने क्षेत्र में विशिष्ट अर्थ में सुनिश्चित एवं रूप से परिभाषित होते हैं। अर्थ और प्रयोग की दृष्टि से निश्चित रूप से परिभाषिक शब्द होने के कारण ही ये शब्द परिभाषिक शब्द कहे जाते हैं। अर्थात यहाँ पे पूरी तरह से स्पष्ट हो गया कि जो विविध विषयों पे जैसे विज्ञान है, भौतिकी है, उसमें बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिसका वहाँ पे विशेष अर्थ होता है। जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का प्रयोग कहाँ होता है? तो केमिस्ट्री में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, तो हम समझ जाते हैं कि ये केमिस्ट्री का ही कुछ शब्द है। इसी तरह विविध विषयों में भी अनेक ऐसे शब्द आते हैं जिसे हम लोग उच्चारण करते ही समझ जाते हैं कि ये किस विषय में कहा जा रहा है। आइए अब जानते हैं हम परिभाषिक शब्दावली निर्माण के सिद्धांत के बारे में।
तो परिभाषिक शब्दावली निर्माण के सिद्धांत क्या है, क्या ज़रूरत पड़ी कि भारत सरकार को परिभाषिक शब्दावली निर्माण करने की आवश्यकता पड़ी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि उनकी आवश्यकता क्या थी। तो यहाँ देखिए, भारत संघ की राजभाषा हिंदी घोषित हो जाने के बाद अधिकतर हिंदी भाषी राज्यों ने अपने अपने ढंग से परिभाषिक शब्दावली का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि एक ही अंग्रेजी शब्द के अलग अलग हिंदी पर्याय सामने आने लगे। कुछ लोग संस्कृत के शब्दों को हिंदी का शुद्ध रूप मानने लगे, तो कुछ लोग अरबी फारसी के शब्दों को। अतः इस वैचारिक मतभेद के बीच संतुलन बनाने हेतु अखिल भारतीय स्तर पर शब्दावली निर्माण के सिद्धांत का निर्णय लिया गया। भारत सरकार ने 1961 में वैज्ञानिक और तकनीक शब्दावली आयोग की स्थापना की। इस आयोग में समूचे देश के विद्वानों, वैज्ञानिकों, विषय विशेषज्ञों और भाषाविदों को बुलाया गया और उन्होंने विचार विमर्श कर शब्दावली निर्माण के सिद्धांत निर्धारित किए, जो कि निम्न है। एक नंबर में है, इसमें उन अंग्रेजी शब्दों को रखा गया जो अंतर्राष्ट्रीय हैं और जिनका प्रचार कम से कम 3 देशों में है। इसके अतिरिक्त हिंदी में आप प्रचलित अंग्रेजी, पुर्तगाली और फ्रांसीसी के शब्दों को भी रखा गया, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ऑक्सीजन, मीटर, फाइल आदि। ठीक है, तो अर्थात यहाँ पे जो शब्द यहाँ बहुत पहले से प्रचलित थे उनको भी रखा गया और ऐसे शब्दों को रखा गया जो कम से कम 3 देशों में प्रचलित हैं, काफ़ी फेमस है। दूसरी नंबर 2 जानते हैं, दूसरी बात, संस्कृत शब्दावली के आधार के रूप में रखा गया, क्योंकि इसमें उपसर्ग और प्रत्यय जोड़कर अन्य शब्द आसानी से बनाए जा सकते हैं, जैसे मानव से मानवता, मानवीयता, मानवीकरण, मानविकी। वैसे ही भाग से विभाग, प्रभाग, अनुभाग आदि। तो ये दूसरी बात थी कि संस्कृत शब्दावली के आधार के रूप में रखा गया। तीसरी बात जो थी कि इसमें अरबी फारसी का संबंध भी हिंदी से काफ़ी रहा है, अतः इनके भी कई शब्द लिए गए। अर्थात चूँकि हिंदी में परिभाषिक शब्दावली जब गढ़ा जा रहा था तो हिंदी से उर्दू और फारसी भी काफ़ी करीब से जुड़े हुए थे, इसलिए उनके भी कई शब्द को मंजूरी दे दी गई, जैसे दस्तावेज, हलफनामा, जमानत आदि। ये सब स्वतः अरबी फारसी से के हैं, किंतु उन्हें इसके तहत रखा गया। 4 नंबर है, अर्थात चौथी बात, स्वभाषावादी शब्दों को भी अपनाया गया। अर्थात स्वभाषावादी कहने का मतलब अपनी भाषा में जो शब्द काफ़ी प्रचलित थे, जैसे डाकघर, घरेलू मामले, दल बदलू, बिचौलिया आदि। ये शब्द ऐसे हैं जो स्वभाषावादी हैं, किंतु ये शब्द बहुत बड़े मायने रखते हैं हमारे समाज के लिए, तो इन्हें भी एक परिभाषिक शब्दावली में उसी को ज्यों का त्यों रखा गया। नंबर 5 है, भारतीय शब्दों को यथासंभव अपनाया गया ताकि सामाजिक संस्कृति की अभिव्यक्ति हो सके, जैसे मराठी से पावती। पावती का मतलब क्या होता है? आज भी हम लोग देखते हैं कि एक्नॉलेजमेंट के नाम से जानते हैं पावती को, लेकिन ये शब्द जो है वो मराठी का है। बंगला से वाहिनी, जैसे हम बटालियन कहते हैं इंग्लिश में। वाहिनी जो शब्द है ये बंगला के हैं, किंतु हम लोग उसको उसी रूप में स्वीकार कर लिए हैं जिसका अंग्रेजी है बटालियन। ठीक है, अब नेक्स्ट है, अगला है 6 नंबर। इसमें परिभाषिक शब्दावली का निर्माण करते हुए मूल शब्दों की संकल्पनाओं का ध्यान रखते हुए अनुदित शब्द दिए जाने का प्रयास किया गया।
जैसे कि परिभाषिक शब्दावली निर्माण करते वक्त विद्वानों ने इस बात का ध्यान रखा कि जो मूल संकल्पनाएं हैं वो अनुदित रूप में उसी तरह रहे, ज्यों का त्यों रहे। ठीक है। जैसे इंटेंसिव फार्मिंग के लिए श्रम प्रधान कृषि, एक्सटेंसिव फार्मिंग के लिए भू प्रधान कृषि आदि। 7 नंबर है, उच्चारण की दृष्टि से और हिंदी की प्रकृति के अनुसार शब्दों का सरलीकरण किया गया। जैसे सचिव प्लस आलय के आधार पर मंत्री प्लस आलय से मंत्रालय बनाया गया। ठीक है, अर्थात प्रकृति के अनुसार सरलीकरण, जिसका उच्चारण करने में हमें सुविधा हो उस तरह के सरलीकरण से कुछ शब्द बनाए गए। नंबर 8, आवश्यकता पड़ने पर रूपिम और शब्द के धरातल पर संकर या सम्मिश्रित शब्द बनाए जाएं। अर्थात कुछ स्थिति ऐसी आ जाती है कि हमें शब्द को गढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो वैसे संकर शब्द बनाए जा सकते हैं जिसे सम्मिश्रित शब्द भी कहते हैं। जैसे डायरी कार, यहाँ पे डायरी अंग्रेजी शब्द है और कार हिंदी, तो यहाँ अंग्रेजी और हिंदी दोनों मिलकर एक शब्द बने हैं डायरी कार। वैसे ही जिलाधीश, जिसमें जिला उर्दू है और धीश संस्कृत का शब्द है, तो यहाँ पे जिलाधीश 2 शब्द मिलकर बने हैं, अर्थात ये संकर शब्द हैं। ठीक है, इसी तरह बहुत सारे शब्द हैं जिसमें बोधगम्यता, उपयोगिता को और संक्षिप्तता को ध्यान में रखकर शब्द गढ़े जाते हैं। अगला पॉइंट है, शब्द निर्माण करते समय इस बात की ओर ध्यान दिया गया कि समस्त शब्दों में शब्दों या प्रत्ययों का अनुवाद एक रूप में किया जाए ताकि वह बोधगम्य और सरल हो। जैसे टेले, टेलकम, टेले शब्द का, जैसे टेली के लिए दूर शब्द का प्रयोग, इससे बने समस्त शब्द जैसे दूराभास का टेलीफोन, दूरदर्शन का टेलीविज़न, दूर संचार का टेलीकम्युनिकेशन, दूर मुद्रक का टेलीप्रिंटर आदि। तो इस तरह से देखिए कि ये जो विविध भाषाविद थे या फिर विविध विषयों के जो विद्वान थे, उन्होंने ये कुछ सिद्धांत दिए जिसके तहत परिभाषिक शब्दावली का निर्माण किया गया। आज के लिए बस इतना ही। आप सबका धन्यवाद। बाय, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे।